हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि मैं अभी साइंस पर वीडियोस क्यों नहीं बनाता। मैंने क्यों वीडियोस बनानी छोड़ दी साइंस पर, जबकि अगर आप मेरे हाईएस्ट व्यूज़ देखो तो वो साइंस की वीडियोस के ऊपर ही हैं। तो ऐसा क्यों है? और जिन वीडियोस के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं वो बहुत नए कॉन्सेप्ट थे, मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था और मैं वाकई में बताना चाहता था कि लोगों को उन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए और इन चीज़ों का भी लोगों को पता होना चाहिए। अभी मैं क्यों नहीं बनाता? क्योंकि मुझे लगता है कि एक ही चीज़ को बार बार आप मत्ते जाओगे जब, तो वो उसमें से कुछ निकलेगा कुछ नहीं। पर वो सिर्फ एक बनाने के लिए मैं नहीं बनाना चाहता। जैसे कि मैं मुझसे कमेंट सेक्शन में कहा जाता है और मैंने सवाल पूछा था कि भाई चलो बता दो कि किन चीज़ों पर मैं वीडियो बनाऊं। एक ने मुझसे कहा कि सेंटर ऑफ सन पर बना दो, कि सेंटर ऑफ सन पर क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं और नहीं मिल सकती, या क्या ये बहुत कोई बड़ी बात है? क्योंकि अगर मेरी वीडियोस आप देखो तो बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। अगर टाइम पर देखो, आप अगर स्पेस पर देखो, अगर इस पर देखो कि आइंस्टाइन किस तरह से सोचते थे, तो सेंटर ऑफ सन क्या है? चलो मैं अभी एक वीडियो बनाता हूँ, आप मुझे बताइए कि आपको क्या, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि क्या वाकई में आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। कितनी ऑर्डिनरी ये वीडियोस होंगी। तो जैसे सेंटर ऑफ सन, तो मैं आपको बता दूं कि सेंटर ऑफ सन क्या है। सेंटर ऑफ सन एक बहुत ही डेंस जगह है। जब मैटर जो है वो क्रश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दबाव के अंदर आ जाता है और उसका टेम्परेचर जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, और जब एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब एक एटम जो बनता है उसका मास जो है, उसका वजन जो है उन दोनों एटम्स से थोड़ा कम होता है। तो क्योंकि वो थोड़ा कम होता है तो बाकी का वज़न जो है वो कहाँ जाता है? वो एनर्जी में रिलीज़ कर दिया जाता है, जिसे हम सूर्य की रोशनी कहते हैं, जो धरती तक पहुँचती है। तो इसी तरह से हर सेकंड, हर मिनट सूर्य का मास जो है, सूर्य का वज़न जो है वो कम हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, और वो वज़न जो कम होता है वो एनर्जी के रूप में रिलीज़ कर दिया जाता है, जो धरती पर पहुंचता है या जो रोशनी के रूप में पहुंचता है। तो जिसकी वजह से हम सन को जलता हुआ देखते हैं। कई लोग सवाल पूछते हैं कि सन जल कैसे रहा है, जबकि वहाँ पर तो अगर हम कहें कि ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं हो सकती, तो अगर यूनिवर्स में ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पर आग कैसे है? तो वो इस तरह से है कि वो एक्चुअली जो आग आप कहते हो आग है, वो उस तरह की आग नहीं है। यहाँ आग जो होती है वो केमिकल रिएक्शन से क्रिएट होती है। वहाँ की जो आग है वो केमिकल रिएक्शन से नहीं है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन से है, वो एटॉमिक रिएक्शन से है। इसमें डिफरेंस है। वो एक्चुअली में आग है भी नहीं, वो एक, जैसे हम एक मटेरियल का अलग नाम भी दिया गया है उसे। एक तो होता है जैसे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, और इसे प्लाज्मा, शायद अगर मैं भूल नहीं रहा कुछ। तो इसी तरह से वो प्लाज्मा के रूप में है वहाँ पर मैटर, जो कि बदल रहा है एनर्जी के रूप में। और इस तरह से आप जान लेते हो कि, और ये मुझे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि मैं क्यों इसे एक्सप्लेन करूँ। आप आसानी से, अगर आप टाइप करो ना गूगल पे, आपको आसानी से 4 शब्दों में वो चीज़ निकल आएगी, और ऑलरेडी इस पर सैकड़ों हज़ारों वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर भी शायद मिल सकती हैं। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि इस तरह के ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मुझे साइंस की वीडियोस बनानी चाहिए? अब मैं जनरली आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि मुझे बड़े जो कॉन्सेप्ट जो बड़े ऑर्डिनरी लगते हैं, हो सकता है आपके लिए ना हो, तो आप बता सकते हैं कि मैं क्या वाकई में बनाऊँ इन पर वीडियोस। और एक और बंदे ने ये सवाल पूछा है कि अगर बिग बैंग सच है तो सिंगुलैरिटी जो है वो, क्योंकि बिग बैंग से पहले ये माना जाता है कि सिंगुलैरिटी थी। सिंगुलैरिटी एक ऐसी स्थिति होती है यूनिवर्स की जहाँ पर, अगर मैं आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश करूँ तो आप ये मान लीजिए कि यूनिवर्स जो है वो धागों से बुना गया है, जिसे हम कहते हैं फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। तो वो एक नेट की तरह है। सिंगुलैरिटी जो है, आप जब आप ये सोचो कि आप उस नेट के धागों को देख सकते हो, यानी कि एक तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हो जब वो स्पेस होती है जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। पर जब एक बहुत बड़ा ब्लैक होल
उसमें आ जाता है, या बिग बैंग से पहले जो था उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। उसके मतलब के कहते हैं कि वो धागे जो हैं, फैब्रिक जो है स्पेस एंड टाइम का, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो एक ही जगह पर वो आ गया है, एक ही जगह पर वो है। अब वो ऐसा कह सकते हैं वो सिर्फ एक ही धागा है। और जैसा कि आप अगर कैलकुलेट करो, अगर एक ही धागा है तो वो एक ही होगा, उससे और कुछ निकलेगा नहीं, तो मैथ जो है वो कोलैप्स हो जाता है वहाँ पर, जैसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। पर अगर एक से दो, दो से चार ऐसे धागे हो जाएं तो मैथ वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तभी मैथ काम करता है। अगर एक ही चीज़ है तो वहाँ पर मैथ क्या काम करेगा। इसलिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि शायद इस दुनिया में एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। इन स्पेस टाइम के फैब्रिक के बीच में जो ये धागे हैं, ये धागे किस तरह से मुड़ते हैं या किस तरह से श्रिंक होते हैं, किस तरह से बदलते हैं, किस तरह से इनमें वलवट पड़ती है, वट पड़ते हैं, उन्हीं को हम इंटरप्रेट करते हैं किस तरह से रियलिटी के तौर पर। खैर वो बिल्कुल अलग मुद्दा है, वो आपको बिल्कुल उलझा देगा। फिलहाल इसने जो सवाल पूछा है सिंगुलैरिटी के बारे में, उसकी बात करते हैं कि सिंगुलैरिटी वही है। सिंगुलैरिटी मतलब एक ही जगह पर स्पेस जो है, टाइम जो है, एक ही जगह पर आ गया है और वहाँ से कुछ रियलिटी निकलेगी नहीं। तो वो कैसे एक ही सिंगल पॉइंट से निकल गया, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और पूरे का पूरा यूनिवर्स बन गया। आप ये कह सकते हैं कि स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, अगर आप समझना चाहो इसे और सिंपल तरीके से। जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, उस चीज़ में स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, तो कैसे बिग बैंग हो गया और अचानक से ये चीज़ एग्जिस्ट करने लगी। एक्चुअली में किसी को नहीं पता। ये सवाल ऐसे हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। आप एक गूगल सर्च से आसानी से इसका जवाब पा सकते हो। जो चीज़ें अभी पता हैं, अभी बिग बैंग भी जो है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी चीज़ को, एक मैं यहाँ पर आओ और आपको बात बताना चाहता हूँ, जो भी आप चीज़ पढ़ते हो ना किताबों में, कभी उस पर पूरा विश्वास मत करना। वो सिर्फ पब्लिक को समझाने के लिए उस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। आप उसको ये मत मान लेना कि वो रियलिटी है, बिल्कुल भी नहीं। एक दो चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। एक तो बिग बैंग, इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि लोग इसको सच मान रहे हैं कि ये अल्टीमेट ट्रुथ है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट है जो एक थ्योरी से निकला है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, कि और यूनिवर्स जो है वो कैसे एक्सपैंड कर रहा है, और कैलकुलेशंस की गई कि अगर ये एक्सपैंड कर रहा है तो किसी वक्त ये छोटा भी रहा होगा, और किसी वो भी वक्त होगा जब ये बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। तो ये एक स्पेकुलेशन है। और उसके बाद कि कोई ऐसी घटना हुई जिसे हमने बिग बैंग का नाम दे दिया। क्या है, कैसे है, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। एक तो ये हो गई, एक हो गई यूनिवर्स की एज। नंबर्स फेंक दिए जाते हैं, इतनी है यूनिवर्स की एज। नहीं है, किसी को नहीं पता यूनिवर्स की एज कितनी है। वो अभी हम जो देख पा रहे हैं कि लाइट जो है कितना समय लेकर, सबसे पुरानी लाइट जो हमने डिटेक्ट की है वो कितने समय पुरानी है, तो वो आगे और बढ़ भी सकता है, क्योंकि हमारी एक मेजर करने की लिमिट है। हम जिस लिमिट से मेजर करते हैं हम उसी को सही मान लेते हैं, सच मान लेते हैं कि अभी यही है। आगे और अगर, जैसे नील डिग्रास टाइसन ने एक बात कही थी कि अगर हम ऐसे दौर में पैदा हुए होते जब ये जो यूनिवर्स जो है वो इतना एक्सपैंड कर चुका होता कि बाकी गैलेक्सीज जो हैं हमसे इतनी दूर जा चुकी होती कि ऐसा कोई तरीका ना होता कि हम उन्हें डिटेक्ट कर पाएँ, तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते? हम ये कंक्लूजन निकालते कि यूनिवर्स में सिर्फ एक ही गैलेक्सी है और वो है हमारी। और यूनिवर्स की, और क्योंकि हमें यूनिवर्स के असल स्केल का कभी पता ही नहीं होता, हम अपने हिसाब से जो डिटेक्ट करते या कह देते ये इन्फिनिट है, या हम तो कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कितनी लाइट कितने साल पुरानी है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है ना, यूनिवर्स के एक्सपैंड होने की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कभी डिटेक्ट ना कर पाते। तो हम हो सकता है अपने हिसाब से कोई कैलकुलेशन करके कह देते कि इतनी है इसकी एज। और तो इस तरह से हम जिस तरह से चीज़ें को डिटेक्ट करते हैं उस तरह से हम कंक्लूजन निकालते जाते हैं। आप रियलिटी का कंक्लूजन इस तरह से नहीं निकाल सकते। आपको कुछ नहीं पता क्या होगा, क्या हो सकता है। अगर कोई चीज़, देखिए कोई चीज़ जब तक पूरी तरह से प्रूवन नहीं है साइंस में, तब तक आप उसे पूरी तरह से सत्य नहीं मान सकते।
जब तक ब्लैक होल्स को थोड़ा डिटेक्ट नहीं किया गया था ना, तब तक ब्लैक होल्स को भी एक थ्योरी थी, एक हाइपोथेसिस था वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। किसी को नहीं पता था कि वो बात सत्य है या नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये भी बड़ी सिंपल सी बात लगती है मुझे। तो मैं कहता हूँ जो चीज़ आप आसानी से नेट पर सर्च करके कहीं से भी ढूंढ सकते हो, मैं उस पर वीडियो क्यों बनाऊँ? क्या फ़ायदा है उसका, या क्या मोटिव है उसका? अगर आप पूछोगे तो पहले क्यों बनाई थी, पहले भी सर्च कर सकते थे। नहीं, आप मेरी पहले साइंस की वीडियोस उठाकर देखो, जब मैंने बनानी स्टार्ट की थी। अगर उस समय ब्लैक होल्स के ऊपर, बहुत 6-7 साल पुरानी बात है, कोई ऐसी वीडियोस नहीं थी, तो मैंने स्टार्ट किया था कि मैं बताऊं एक्चुअली में ब्लैक होल्स क्या होते हैं, मैं बताऊं एक्चुअली में स्पेस टाइम क्या होता है, और मैं बताऊं, अगर आप देखोगे मैं दावा करता हूं, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि आइंस्टाइन कैसे सोचते थे। आइंस्टाइन ने एक्चुअली में अपनी थ्योरी डेवलप कैसे की, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस जैसी आपको एक भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग बताते हैं थ्योरी क्या। वो बताते हैं, देखिए जब आप स्पीड से जाते हैं तो टाइम स्लो हो जाता है, जब आप एक बंदा था वो रॉकेट में चढ़ के बहुत स्पीड से चला गया और उसका भाई नीचे रह गया, जब वो मिले तो वो आपने बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी, पर कोई ये नहीं बताता कि आइंस्टाइन ने ये थ्योरी बनाई कैसे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। तो मैंने उस पर वीडियोस बनाई। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम व्यूज़ आए मुझे उस पर, लाइक 80,000 व्यूज़। एक ऐसी वीडियो जो रेयर है अपने आप में, जो कहीं नहीं है यूट्यूब पर, उस पर मुझे सिर्फ 80,000 व्यूज़ आए। और जिन लोगों ने वो देखी, उन लोगों ने नीचे कमेंट में लिखा भी कि यार ऐसा रेयर चैनल एग्जिस्ट भी करता है यूट्यूब पर, हमें तो पता ही नहीं था। तो जो एक्चुअली में जो समझते थे उन चीज़ों को, उनको पता था कि इसकी क्या वैल्यू है, पर वो ज़्यादा लोग तक नहीं पहुंच पाई। मुझे उसका कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो करना चाहता था मैंने वो किया। और अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियोस देख लो मेरी, मैंने एक्सप्लेन किया, एक बड़ा डाउट था कि यार क्वांटम मैकेनिक्स में ये सच भी है या नहीं, या क्या भ्रम है, या तो मैंने उसको एक वीडियो बनाई थी, उसको एक पूरा उसको करके कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये सिर्फ एक जादुई चीज़ है या वाकई में ये सच है, क्या इसके वाकई में कोई सबूत है, या वैसे ही ऐसे ही ये हवा में चीज़ फेंक दी गई है, या ऑब्जर्वर इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है। बहुत डिटेल में मैंने ये वीडियोस बनाई, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि आप इन चीज़ों को लेकर भ्रम में हो, मैं आपके डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी उन चीज़ों पर। अभी लोग कहते हैं भाई मैंने आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियो देखी थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है क्वांटम मैकेनिक्स का। आप अभी भी, मैं बना चुका हूँ। मैं अभी क्या मैं जो वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं उनको ही उठाकर अभी दोबारा फिर से बनाऊँ? आप बताइए। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में मैं जो कुछ कहना चाहता था मैं कह चुका हूँ। मुझे ऐसी कोई चीज़ लगती नहीं जो बची हो। हाँ, दूसरे चैनल जो हैं, जो मैं देखता हूँ यूट्यूब पर, जो दूसरे साइंस चैनल्स हैं, वो एक ही चीज़ को बार बार बनाते हैं, रिसाइकल करते हैं, एक नया सा एक अच्छा सा थंबनेल लगा के उस पर फिर वही से वीडियो जो 2 साल पहले बनाई होती है फिर वही से बनाते हैं, उसको तोड़ मरोड़ कर बनाते हैं, जो बात वो ऑलरेडी कह चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से कह चुके हैं। एक्चुअली में मुझे ये कंसेप्ट ऐसा लगता है जैसे फिल्में जो हैं, अगर आप पुरानी अच्छी फिल्में देखी हॉलीवुड की, ऑलरेडी वो अच्छे कॉन्सेप्ट पर बनाई गई हैं और बहुत अच्छी तरह से बनाई गई हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी रिसाइकल हो रहा है सब कुछ। जैसे किसी ने एक बात भी कही थी कि जब ऑलरेडी उस कॉन्सेप्ट का पर एक बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई है आज से 10 साल, आज से 20 साल पहले, तुमको क्या ज़रूरत है उसको तोड़ मरोड़ कर उसको रिसाइकल करने की, करके उसका एक बहुत ही गंदा वर्जन बनाने की। पर नहीं, लोग देखते हैं, मार्केटिंग होती है उसकी, अरबों रुपया कमाती है वो फिल्म, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि इसका एक बहुत अच्छा वर्जन ऑलरेडी 20 साल पहले बनाया जा चुका है। क्योंकि लोग अपने दिमाग से सोचना ही नहीं चाहते, अपने दिमाग से खोज ही नहीं करना चाहते। उनको जो दिखाया जाता है वो वही देखते हैं। उनको जो सामने ला दिया जाता है मार्केटिंग के ज़रिए, एड्स के ज़रिए, वो कहते हैं बस यही है। हाँ, अपने आप खोज करके अच्छी चीज़ों को खोज के देखना, चाहे वो कितने ही साल पहले क्यों ना बनी हो, ऐसे लोग बड़े रेयर होते हैं, कम होते हैं। इसलिए इसी के ऊपर ये लोग अपनी कमाई करते हैं, इग्नोरेंट लोगों के ऊपर। शायद यूट्यूब का भी ऐसा ही है, जो ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी साल पहले बन चुकी हैं,
उनको ही दोबारा दोबारा रिसाइकल रिसाइकल रिसाइकल, क्योंकि उस वीडियो को एक तरह से नाम तो नई का दिया जाता है ना, उसे चोला तो नई का पहनाया जाता है, चाहे बातें उसमें वही घिसी पिटी हो रही हैं। मैं कितनी ही वीडियोस देख चुका हूँ इसके ऊपर के, एक वीडियो के ऊपर 5 मिलियन व्यूज़ वो रिसेंटली किसी ने अपलोड की थी, उसमें वो क्या बता रहा है, वही रिलेटिविटी की बातें, जिस पर सैकड़ों हज़ारों वीडियोस ऑलरेडी आज से 5 साल पहले अपलोड की जा चुकी हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से की जा चुकी हैं। और उसकी प्रेजेंटेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, बस उसके ग्राफिक्स थोड़े अच्छे थे। हाँ, मैं मानता हूँ ग्राफिक्स और थोड़ा ऑडियो क्वालिटी अच्छी थी, पर उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उसके समझाने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं था। बहुत साल पहले लोगों ने उस बहुत अच्छी वीडियोस उसके ऊपर वो बना चुके थे, पर नहीं, जो नई है, जो थोड़ी पॉलिश की हुई चीज़ है, लोग उसे ज़्यादा आगे पसंद करते हैं। और थंबनेल, मेनली थंबनेल, इसने सब कुछ ख़त्म कर दिया है थंबनेल ने यूट्यूब के ऊपर। वीडियो चाहे कचरा हो, थंबनेल बड़ा अच्छा होना चाहिए, चाहे अंदर कुछ भी ना हो, लोग क्लिक कर देंगे तो व्यूज़ तो बन ही गया वो उसका। तो मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं जो मैं आपको ऐसी बता सकूं जो मैं पहले नहीं बताई। अगर आप चाहते हैं ओके कि मैं बनाऊं, या फिर ऐसे ही कर लिया करेंगे कि आप साइंस के जो भी सवाल हैं आपके मन में, आप पूछना चाहो और मैं आंसर करूंगा लाइव होके, ऐसा कर सकते हैं कुछ। तो आप बताइए अभी कमेंट सेक्शन में कि आप क्या चाहते हो, मैं बनाऊं, ना बनाऊं, या और भी इस चीज़ को एक्सपेंड किया जाए। क्यों यार, सब साइंस ही है, सब नेचर ही है। आपको क्यों लगता है कि आपकी साइकोलॉजी साइंस के अंदर नहीं है? आपको क्यों लगता है कि फ़िलासफ़ी उसके अंदर नहीं है? आपको क्यों लगता है कि जो भी बातें इस दुनिया की हैं, इस सोसाइटी की हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों की जो बातें हैं, जो भी इस यूनिवर्स के अंदर आता है, वो कहीं ना कहीं तरीके से आपको पसंद नहीं है? क्यों नहीं है? लीजिए उसमें इंटरेस्ट, सभी चीज़ों के बारे में जानिए। अगर मैं साइंस के बारे में सब कुछ बोल चुका हूँ, उन चीज़ों के बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, टाइम के बारे में, रिलेटिविटी के बारे में, स्पेस के बारे में, तो क्यों ना अभी उसे और एक्सपेंड किया जाए, अभी और चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए। ऑलरेडी उस पर तो बहुत कुछ है ही जो आप जानना चाहते हो। फिर भी आप मुझे बताइए कि Q&A कोई ऐसा बनाए, कोई वीडियोस, लाइव वीडियोस, या कुछ और, या इस तरह से ही मैं सवाल उठाऊं और जवाब दूं। पर वो मुझे मत कहिएगा कि वो ना आप ऐसा कीजिए, आप कुछ बनाइए और उसमें ग्राफिक्स लगा के, पिक्चर्स लगा के उसे बहुत अच्छा सा, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, और आपको पता ही है कि मेरा चैनल उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और कंसेप्ट पर बात करेंगे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगता है कि किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, साइंटिफिक वीडियोस या नहीं। थैंक यू।